हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिहिर वोरा जी हैं और प्रकाश दीवान जी हैं। आप दोनों को का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो वीकेंड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हमारे साथ हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। प्रकाश, आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या रणनीति रहेगी इस समय वॉर टाइम में, और आपकी अप्रोच क्या होगी अगले हफ्ते? अनुज, थैंक यू सो मच। आपका और श्रेया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं छुट्टी के दिन, पूरी जी जान से इस टाइप का शो कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को हेल्प थैंक करेगा। यू। तो उसमें शामिल होने का एक गर्व है। देखिए, जो मार्केट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जो आपने बहुत एक एक अच्छी तरह समझाया, और मैं उसी पे फोकस करूंगा कि अनिश्चितता जो है, जो अनसर्टेनिटी है, ये सबसे बड़ा डिस्काउंट करती है मार्केट। जो जैसे सर्टेनिटी प्रीमियम लाती है, अनसर्टेनिटी आपको उतना ही वो नीचे गिरती है। तो उसकी वजह से अच्छी चीज भी पूरे उसके जो 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 वैल्यूएशन होना चाहिए, जो उसका भाव होना चाहिए, वो नहीं आ पाता, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कब तक क्या चलेगा, चेंज हो जाएगा। और एक कैप्शन आपके उसमें चल रहा था नीचे शो जब शुरू हुआ, कि ये है आपके पोर्टफोलियो का सही इम्तिहान का समय। तो जिसने सीधी सी आवाज रेगुलर देखा है, ये चीज समझ में आई है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक, रिसर्च स्पेसिफिक रहना है, लेवल स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस करने, अगर आप ट्रेडर हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आज हम सब लोग जो इन्वेस्ट करते आए हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी कई पहलू में आती है। मतलब ये नहीं है कि वॉर इज एन अनसर्टेन थिंग, बाकी चीज, टैरिफ भी अनसर्टेनिटी लाई थी। तो वहां उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपके चुनिंदा शेयर, जिनका 2 3 4 साल का व्यू बहुत पॉजिटिव है ग्रोथ का, वो आपको इस लिहाज से, वॉर के लिहाज से, ना कोई उनके फंडामेंटल कारण के। तो दो चीजें होती हैं वॉर से। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि कोई कंपनी जम्मू में है या पंजाब में है और उसके यहाँ यूनिट्स है, तो उस पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि भाई वहां कहीं खतरा रहेगा, कुछ आंच आ गई, तो वो नेचुरली इम्पैक्ट होगा बिजनेस में। अब कोई कंपनी साउथ में बैठी है, वेस्टर्न इंडिया में कहीं बॉम्बे के आसपास है, गुजरात में है, तो उनका कारोबार अपने हिसाब से जो चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली कुछ होना नहीं है। तो उसका लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। तो ये दोनों इम्पैक्ट को समझिए, और जहां पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, और भाव नीचे आ रहा है और अच्छे शेयर आपको मिल रहे हैं, आपके चुनिंदा शेयर्स हैं, सेक्टर हैं, उसमें एलोकेशन आप करिए, बेधड़क करिए। क्योंकि कोई भी चीज, हर एक चीज की एक समय सूची होती है, कि ये नहीं है कि ये चलते रहेगा और खत्म ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, एक बिल्कुल। एक सुलह होगी। तो स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। यू हैव टू बाई सिलेक्टिवली। ऐसे मौका जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन जल्दबाजी कोई चीज में नहीं करनी है। सोच समझ बिल्कुल। के स्पेसिफिक स्टॉक्स पे अपना फोकस रखना है, ना कि ब्रॉडर मार्केट्स। बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात कही आपने। और प्रकाश जी देखिए, हम सबका काम है ये, और जैसे कहते हैं ना, देश हित सबसे ऊपर। और ये ऐसा समय है जिसमें क्या वीकडे क्या वीकेंड, आई थिंक हम सब इस समय उस फेज़ में हैं। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, इस समय एक इन्वेस्टर, और क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, एक इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखे इस मार्केट में? क्या एक ये थ्योरी हो कि अभी कुछ समय के लिए मैं अपना साइड लाइन पे बैठूं, या इस गिरावट में और ऐड करूं? बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा। श्योर, धन्यवाद अनुज और श्रेया। सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी। आई थिंक जैसे आपने कहा और प्रकाश जी ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन मार्केट के बाहर भी नहीं रहना है। क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके जो हैं बार बार नहीं आते। इतनी वॉलेटिलिटी जो हमने देखी है पिछले, नॉट ओनली वॉर की वजह से पिछले 2 हफ्तों में, लेकिन उसके भी पहले जब हमने ट्रम्प के जो टैरिफ की वजह से जो वॉलेटिलिटी देखी थी, उसमें भी हमने देखा कि काफी सारे अच्छे स्टॉक्स बहुत ही अननेसेसरली पिट चुके थे, और उसमें भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी। तो जब जैसे ऐसे मौके आते हैं अपॉर्चुनिटी के, तो उन्हें उनमें बिल्कुल बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक एक साथ जाके एक ही दिन में इन्वेस्ट कर ले। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले तो ब्रॉड पिक्चर क्या है कि पिछले 20 30 35 साल में हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, टेररिज्म के, वॉर लाइक सिचुएशन के, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के, डॉट कॉम बबल के, पोखरण ब्लास्ट हुए थे। तो टेररिज्म लिंक्ड, मिलिट्री लिंक्ड, पॉलिटिक्स लिंक्ड, जियो पॉलिटिक्स लिंक्ड, हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं। लेकिन एक बड़ा जो चेंज हुआ है, ग्रेजुअली मैं कहूंगा, एक साथ नहीं हुआ है, वो है कि एक तो
इंडिया की जो साइज है अब बहुत बड़ी हो चुकी है। $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमिक साइज है। हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ही रोबस्ट हो चुकी है और इंडिजिनस इक्विपमेंट भी हमारे पास बहुत है। तो मेरे ख्याल से पिछले 35 साल में जो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है। हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर बात करें, हमारे ट्रेड डेफिसिट की बात करें, हमारे करंट अकाउंट्स की बात करें, ऑयल डिपेंडेंस की बात करें, ये सारी चीजों में हमने बहुत बड़े प्रोग्रेस किए हैं। और उसकी वजह से ये हुआ है कि वाइल वॉर इज समथिंग और वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो किसी को पसंद नहीं है और हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन होए। लेकिन अगर होती है तो इसका क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। और ये मार्केट भी देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 15 दिन से देखा है कि एफआईएस की कंटिन्यूअस बाइंग रही है। और ये 22 को जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था टेररिज्म का, उसके बाद भी जब ये नेगेटिव जो जो रिस्क जो उभर रहे थे, उसके बावजूद एफआईएस की बाइंग हो रही थी। तो दुनिया भी ये देख रही है कि इंडिया की जो साइज इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन इकोनॉमिकली हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। और जैसे प्रकाश ने भी कहा कि लोकलाइज्ड कंपनीज, लोकलाइज्ड सेक्टर सेगमेंट जो है उनमें इंपैक्ट आएगा, तो उसमें ऑब्वियसली मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगा। पर क्या ये लॉन्ग टर्म पिक्चर या इवन 1 या 2 साल का पिक्चर चेंज करता है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। जी बिल्कुल मेहर जी, सही बात की आपने। मजबूत है हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो। प्रकाश जी, आपके पास पहले आना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून आपको। आपने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच हो जाना चाहिए मार्केट में, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो कैसे हम ये सेग्रीगेट करें गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स क्या है? थोड़ा थीम वाइज हम जाए, जैसे ऐसे मूड माहौल में आप देखें डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, तो क्या हमें ऐसे स्टॉक्स में अभी पैसा लगाना चाहिए? गुड आफ्टरनून शेयर। ये बिल्कुल देखिए, जो आपने भी एक उदाहरण के तौर पे दिया कि अर्निंग्स इज द बेडरॉक ऑफ द मार्केट, मतलब अर्निंग्स के हिसाब से ही मार्केट चलती है। क्या क्या सवाल ये है, क्या ये संघर्ष जो हो रहा है इससे हमारी कंपनीज की अर्निंग्स आ जाएगी? और अगर वो आपका जवाब है कि बिल्कुल नहीं आएगी, उल्टा कई कंपनी तो मजबूत और हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको लेना है। मिसाल के तौर पे आप एल को लीजिए। एल ने नतीजे जब पेश किए, उसको अगर आप थोड़ा सा परखें तो देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक है वो बाहर के बिजनेस से करीब वो डबल है डोमेस्टिक बिजनेस की। डोमेस्टिक में मेरे ख्याल से 7 बिलियन है, वहां पे 15। अब ये इतनी बड़ी कंपनी जब बाहर से भी काम करने में सक्षम हो रही है और इतने ऊंचे मार्जिन पे हो रही है, और कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर बुक टू एग्जीक्यूशन जो देखें वो इतना बढ़िया पहले नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आप ऐसी कंपनीज को लेना चाहेंगे? तो वॉर तो होती रहेगी, वॉर में सुलह भी आ जाएगी। उसके बाद जैसे अनुज ने कहा, मार्केट को एक चीज समझ आ जाए कि भाई अब खत्म हो गई और अगले हफ्ते से सीज फायर है या कुछ ऐसे ठूस आ गई, तो वो तो अपना हिसाब किताब 1 घंटे में हो जाएगा। सो डेफिनेटली लेना चाहिए। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने थीम की बात की शेयर। डिफेंस में जो पहले कॉन्फिडेंस आया था और जो डिफेंस स्टॉक्स रैली हुए थे, तब लोगों को ये लग रहा था ये बबल है कि ये इतना ऊंचा इनका भाव क्यों होना चाहिए, पी मल्टीपल बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन अगर अब देखें आप, तो काफी डिफेंस के बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरह से प्रूवन स्टेटस मिल गया है। जो हमारे यहाँ पे जो क्षमता बनी थी आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसका आपने प्रूफ दिखा है। और उसकी वजह से अब होगा क्या कि वो इकोसिस्टम और भी गहरा हो जाएगा और हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने शुरू हो जाएंगी। सो मेरे हिसाब से डिफेंस में बहुत सिलेक्टिवली ना समझे, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें जहां पे महंगे कम है स्टॉक्स की मल्टीपल के लिए, उसमें अगर आप एलोकेशन करेंगे तो अगले 4 5 7 साल में तो इनका हुलिया ही बदल जाएगा। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी साइज यहाँ से दिगनी तिगनी आराम से हो सकती है। सो जब वो होगी तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिला है। तो थीम्स काफी इमर्ज हो रहे हैं, चुनने पड़ेंगे धीरे धीरे। और जैसे मैंने कहा पहले, जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको रोज एक सिस्टम सिंपल रखिए जी। सोशल मीडिया में क्या वॉर में हो रहा है देखना बंद कर लीजिए, उसकी जगह अभी इस समय आपका थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है, एक बार आपके पास आते हैं वापस। मेहर जी, सेक्टोरली इस समय आपके हिसाब से कौन सी पॉकेट्स सबसे स्ट्रांग होंगी? कहां पर इस समय आप टॉप अप करेंगे अगर मार्केट गिरेगा तो? सर्टनली तो सेक्टोरली अगर देखें तो एक बहुत बड़ी जो ट्रेंड हो रही है और मुझे लगता है ये चलेगी, वो ये है कि
यूएस जो है ग्लोबली अगर देखें तो यूएस रिसेशन में जाने की संभावना काफी हाई है और उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी हाई लेवल पे स्टिकी हो चुके हैं। फेडरल रिजर्व रेट्स काट रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जो लॉन्ग बॉन्ड्स हैं 10 साल के बॉन्ड 30 साल के बॉन्ड उसके यील्ड्स नीचे नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि एंड गेम यूएस को लिक्विडिटी सप्लाई करने का होगा ग्लोबली और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जनवरी से लेके अभी तक हम डॉलर की अगर बिहेवियर देखें तो सारी करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर वीक हो रहा है। हमने देखा कि जो इनफ्लो यूएस में जा रहा था फंड ग्लोबल फ्लोज का क्योंकि डॉलर स्ट्रांग था पहले वो अब इमर्जिंग मार्केट्स और बाकी सब मार्केट में जा रहा है। तो एक ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने का मुझे लग रहा है संकेत अच्छा है और उसकी वजह से जो एफआईआई का फ्लो हमने देखा पिछले 15-20 दिनों में बहुत दिन के बाद पॉजिटिव आया लेकिन अब कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है वो मुझे लगता है एक कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से आरबीआई को भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में भी आरबीआई के पास लीवर्स हैं। जैसे हमने देखा कि ऐसे माहौल में भी आरबीआई ओएमओ कर रहा है। ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओएमओ का मतलब ये है कि आरबीआई लिक्विडिटी सप्लाई कर रही है सिस्टम को ग्रोथ देने के लिए। ऐसे माहौल में करेंसी हमारी इतनी स्टेबल है, आरबीआई लिक्विडिटी दे रही है तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स जो जहां पे क्रेडिट ग्रोथ के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन भी अभी मोरलेस टिके हुए हैं। तो जो लार्ज एनबीएफसीज और लार्ज बैंक्स हैं वो जो फाइनेंशियल्स में है वो अच्छा करेंगे। तो ये एक सेगमेंट डेफिनेटली देखना चाहिए। डिफेंस तो हमने बात कर ही ली है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रही है और ये इंसिडेंट से शायद फोकस और स्पॉटलाइट और ऑर्डर बुक में उसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और फोकस हो जाएगा ये इंसिडेंट के बाद क्योंकि हमने जैसे देखा था कि जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना के साथ वहां पे हमने बहुत बड़ा काम किया था बट वेस्टर्न बॉर्डर में मुझे लगता है कि और काम हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है डिफेंस और बाकी सबकी उसकी जो क्षमता है वो प्रूव हो चुकी है। जैसे हमने देखा पिछले बहुत 3-4 दिन से बहुत ही अच्छी तरह से लोकल इक्विपमेंट भी अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या चाहे। मुझे लगता है इंडिजिनाइजेशन का जो माहौल है जो फोकस है वो और बढ़ सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये करेक्शन में अगर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी वाले जो स्टॉक्स हैं